बात करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स अर्थात कार्बनिक पदार्थ की। सबसे पहले बात करते हैं बहुलीकरण अर्थात पॉलीमराइजेशन। वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में समान या भिन्न प्रकार के सरल अणु एक दूसरे से मिलकर उच्च अणुभार का वृत्त अणु बनाते हैं, बहुलीकरण कहलाता है। मिलने वाले सरल अणुओं को एकलक अर्थात मोनोमर तथा बनने वाले वृत्त अणु को बहुलक अर्थात पॉलीमर कहते हैं। बहुलीकरण दो प्रकार का होता है, योगात्मक बहुलीकरण अर्थात एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन वह प्रक्रम जिसमें एल्कीन या उनके व्युत्पन्न एक दूसरे से योग करके बहुलक बनाते हैं। मुख्य रूप से इसमें एल्कीन या उसके व्युत्पन्न होते हैं जो एक दूसरे से संयोग करके बहुलक बनाते हैं। योगात्मक बहुलीकरण कहलाता है। कुछ योगात्मक बहुलीकरण निम्नलिखित हैं। पॉलीथिलीन, एथिलीन के बहुसंख्यक अणु का एक दूसरे से संयोग करके बनने वाले वृत्त अणु को पॉलीथिलीन या पॉलीथीन कहते हैं। देखे एन अणु एथिलीन के बने और वो ऑक्सीजन कैटलिस्ट की उपस्थिति में 100 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 1000-3000 एटमॉस्फेयर के दाब पर पॉलीमराइज हो जाते हैं, बहुलीकृत हो जाते हैं और पॉलीथीन बना लेते हैं। इसका उपयोग विद्युत रोधक के रूप में, खिलौना बनाने में, न टूटने वाला घरेलू सामान आदि बनाने में होता है। पॉलीस्टाइरीन, जब एथिलीन पर एक एटम हम फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टाइरीन कहलाता है। स्टाइरीन को बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब हम बहुलीकृत करते हैं तो इसके असंख्य अणु मिलके पॉलीस्टाइरीन बना लेते हैं, जिसे स्टाइरोन भी कहते हैं। इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग खिलौने, घरेलू सामान जैसे कंघे, छत टाइल्स, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन आदि के भाग बनाने में किया जाता है। पॉलीविनाइल एसीटेट PVA, विनाइल एसीटेट को बेंजाइल, देखिए विनाइल एसीटेट जब एसिटिलीन और एसिटिक एसिड की क्रिया कराते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में तो देखिए विनाइल एसीटेट बन जाता है। अब विनाइल एसीटेट को बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर पॉलीविनाइल एसीटेट अर्थात PVA बनता है। इसके लिए एसिटिलीन पर HgSO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया कराकर विनाइल एसीटेट प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पेंट, वार्निश, धागा आदि बनाने में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का उच्च दाब पर बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में बहुलीकरण करने पर कठोर रेजिन PVC प्राप्त होता है। देखिए, जब एथिलीन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो विनाइल क्लोराइड बनता है। तो इसका बहुलीकरण करने पर जो पदार्थ बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी को शॉर्ट में PVC भी कहते हैं। इसका उपयोग बरसाती कोट, हैंड बैग, मडगार्ड, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN, विनाइल साइनाइड अर्थात एक्रिलोनाइट्राइड का बहुलीकरण करने पर पैन बनता है। इसे पॉलीविनाइल साइनाइड या ओरडोन भी कहते हैं। देखिए, जब एथिलीन का एक H परमाणु CN समूह से रिप्लेस हो जाता है तो उसे विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं। इसके बहुलीकरण पर PVA बनता है। इसका उपयोग फाइबर, कृत्रिम ऊन, कपड़े, कारपेट आदि बनाने में किया
जाता है। पॉली मेथिल मेथाक्राइलेट PMMA, मेथिल मेथाक्राइलेट का बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में बहुलीकरण करने पर पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट प्राप्त होता है। इसे फ्लेक्सीकांच भी कहते हैं। देखो ये मेथिल मेथाक्राइलेट है, इसका बहुलीकरण किया गया है और इस प्रकार से ये PMMA बनता है। यह कांच के प्रतिस्थायी के रूप में सजावट का सामान बनाने में, लेंस, टेलीविजन स्क्रीन आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। ब्यूना एस रबड़, ब्यूना एस रबड़ यह ब्यूटाडाइन तथा स्टायरीन का सहबहुलक है जो इन दोनों को सोडियम धातु की उपस्थिति में ग्रहण करने पर प्राप्त किया जाता है। इसे स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़ भी कहते हैं। देखिए ब्यूटाडाइन स्टायरीन को जब सोडियम की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो बहुलक बनता है उसे हम ब्यूनास रबड़ कहते हैं। देखिए इसके बनने की प्रक्रिया यहाँ दिखाई गई है। इसका उपयोग रबड़ की सील, होज पाइप, टायर आदि बनाने में किया जाता है। इसके बाद है ब्यूना एन रबड़। यह ब्यूटाडाइन और एक्रिडोनाइट्राइल अर्थात विनाइल साइनाइड का सहबहुलक है। इन दोनों को सोडियम की उपस्थिति में गर्म करके यह रबड़ बनाई जाती है। जब ब्यूटाडाइन और स्टायरीन को गर्म करके कोई रबड़ बनती है तो ब्यूनाइस बनती है। जब ब्यूटाडाइन व एक्रिडोनाइट्राइल विनाइल साइनाइड को गर्म करके कोई रबड़ बनती है तो उसे ब्यूना एन रबड़ कहते हैं। इसे नाइट्राइल रबड़ कहते हैं, उसे स्टायरीन रबड़ कहते हैं। देखिए इसके बनने की प्रक्रिया यहाँ दिखाई गई है। ये ब्यूटाडाइन है, ये विनाइल साइनाइड या एक्रिडोनाइट्राइल है, दोनों सोडियम मिश्रण करते हैं। तो इस तरह से ब्यूना एन रबड़, इसका उपयोग संवाहक बेल्ट, छापा खाने के रोलर्स आदि बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन यह टेट्राफ्लोरो एथलीन का बहुलक है। ये टेट्राफ्लोरो एथलीन है। इसको जब बहुलक है जिसे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कहते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत रोधी के रूप में, केबल तार बनाने में, रसायन ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। अब दूसरा संघनन बहुलीकरण। पहला ये सब उदाहरण थे एडिशन पॉलीमराइजेशन के। अब दूसरा पॉलीमराइजेशन है संघनन बहुलीकरण अर्थात कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। वह प्रक्रम जिसमें एक ही यौगिक या भिन्न भिन्न यौगिकों के अणु मिलकर प्राय सामान्यतः जल, HCl, अमोनिया या CO2 जैसे आदि सरल अणुओं को निष्कासित करते हुए या पृथक करते हुए उच्च अणुभार के बहुलक बनाते हैं। संघनन बहुलीकरण कहलाता है। कुछ संघनन बहुलीकरण निम्नलिखित हैं, जैसे नायलॉन 6 बहुत महत्वपूर्ण है। नायलॉन 6 यह बहुलक कैप्रोलैक्टम नामक यौगिक को गर्म करने पर बनता है। इसकी एक इकाई में 6 कार्बन उपस्थित होने के कारण इसे नायलॉन 6 कहा जाता है। कैप्रोलैक्टम है, इसको हीट किया लगभग 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो जो बहुलक बना है उसको नायलॉन 6 कहा है क्योंकि इसकी एक यूनिट में 6 कार्बन है। इसका उपयोग रस्सी, कारपेट, दांतों का ब्रश आदि बनाने में किया जाता है। नायलॉन 6 या हेक्सामेथिल डायमीन और एडिपिक अम्ल का सहबहुलक है। इसके दोनों एक लक में 6 कार्बन परमाणु होने के कारण, देखो इसमें भी 6 कार्बन परमाणु है और इसमें एडीपी एसिड में 6 कार्बन परमाणु है। इसके दोनों एक लकों में या एक लकों में 6 कार्बन परमाणु होने के कारण इसको नायलॉन 6 कहते हैं। जब इन दोनों को गर्म करते हैं तो जो बहुलक बनता है उसको नायलॉन 6 का नाम दिया गया है। इसका उपयोग कृत्रिम वस्त्र, रस्सी, कारपेट, ब्रश आदि में बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट है, यह फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल का सहबहुलक है। देखिए फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के अणु क्रमागत रखे गए हैं। जब इनको गर्म करते हैं तो H2O के अणु निकल के जो बहुलक बनता है उसमें उसको हम बेकेलाइट कहते हैं। इस प्रकार से बना है। H2 एक H यहाँ से गया, एक यहाँ जा रही है, ऑक्सीजन एक इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया। देखिए CH2 जो है ऐसे ये बीच में हर फिनोल रिंग के बीच में एक CH2 जो उपस्थित रहता है। इस प्रकार से एक चैन बनी रहती है, उसे बेकेलाइट कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत रोधी सामान जैसे प्लग, स्विच,
आदि बनाने में और रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन आदि का सामान बनाने में किया जाता है। टेरिलीन या डेक्रोन या एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल का सहबहुलक है। ये है एथिलीन ग्लाइकोल, ये थैलिक एसिड है। इनका सारे 200 डिग्री सेंटीग्रेड का सारे की उपस्थिति में गर्म जब करते हैं तो जो बहुलक बनता है उसको टेरिलोन या डेक्रोन कहते हैं। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, तंबू बनाने में, सीट बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यह यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का संयुक्त रूप से बहुलीकरण करके बनाया जाता है। देखिए ये यूरिया है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। जब इनको गर्म करते हैं जल के अणु निकलते हैं और इस प्रकार से ये एक दूसरे से क्रमागत बनते चले जाते हैं। इस प्रकार से जो बहुलक बनता है उसे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। बहुलकों का औसत अणुभार, एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स। बहुलकों का औसत अणुभार मुख्यतः दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। संख्या औसत अणुभार, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, जिसे mn बार से व्यक्त करते हैं। ये mn बार बराबर n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस ऐसे और बटे n1 प्लस n2 प्लस nn सो ऑन। इस प्रकार जो है mn बार बराबर समीशन ni mi और समीशन जो है ni, जहाँ ni i प्रकार के अणुओं की संख्या और mi i प्रकार के अणुओं का अणुभार है। ठीक है ना। औसत भार, औसत अणुभार। दूसरा जो इसका औसत अणुभार का वो है वेट एवरेज मोलिकुलर वेट, MW बार। ठीक है ना। MW बार को हम इस तरह का MW बार m1 W2 m2 प्लस दिस सो ऑन बटे W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन। तो MW बार बराबर समीशन WI MI बटे WI या m बार बराबर समीशन NI MI का स्क्वायर समीशन NI MI, जहाँ W बराबर N गुणा N भारांश है, WI बराबर NI इंटू MI वेट फ्रैक्शन। माना किसी, अब एक उदाहरण है इससे संबंधित कोई उदाहरण अगर निकालना हो सवाल तो इस प्रकार से, माना किसी बहुलक में 30% अणुओं का अणुभार 20,000, 40% अणुओं का अणुभार 30,000 और शेष अणुओं का अणुभार 60,000 हो। मान लिया 100 अणु है तो 30 अणुओं का हो गया 20,000, 40 अणुओं का हो गया 30,000 और बाकी 30 और बाकी जो 30 बचे उनका 60,000। तो देखिए ये नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट लेंगे, समीशन NI MI ऐसे करेंगे 30 गुणा 20,000 प्लस 40 गुणा 30,000, 30 गुणा 20,000 प्लस 40 गुणा 30,000 प्लस 30 गुणा 60,000 बटे 30 प्लस 40 प्लस 30, तो इसका आ गया एवरेज 36,000। और MW बार का जो एवरेज है इसमें ये रखेंगे 30 गुणा 20,000 का स्क्वायर प्लस 40 गुणा 30,000 का स्क्वायर प्लस 30 गुणा 60,000 का स्क्वायर बटे 30 गुणा 20 प्लस 40 गुणा 30 प्लस 30 गुणा 60, इसका आ गया 43,000। ठीक है ना। ये नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट आ गया, ये वेट एवरेज मोलिकुलर वेट आ गया। ठीक है ना। अब इन दोनों के रेशो को, वेट एवरेज मोलिकुलर वेट और नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट, दोनों के रेशियो को जो है पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कहते हैं, PDI। अगर ये PDI लगभग 1 के बराबर हो, बहुलक का अगर PDI 1 के बराबर है तो वो सामान्य तौर पर नेचुरल पॉलीमर है, प्राकृतिक बहुलक होता है। और यदि PDI 1 से ज़्यादा हो तो ये कृत्रिम बहुलक होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो बहुलक है इसका जो मान है PDI MW बार बटे MN बार जो 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये जो बहुलक है जिसका हमने ऊपर उदाहरण दिया है ये कृत्रिम बहुलक है। वसा तथा तेल, फैट्स एंड ऑयल्स। उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बनने वाले ट्राइग्लिसराइड एस्टर को वसा तथा तेल कहते हैं। देखिए ये ग्लिसरॉल है और ये उच्च वसीय अम्ल के 3 अणु हैं। ये जो है R है, बहुत लंबी कार्बन की चैन है। जब कार्बन चैन लंबी हो तो उसे उच्च वसीय अम्ल कहते हैं, जिनमें ये बहुत बड़ा होता है, भारी होता है R का वैल्यू। तो ये 3 अलग अलग अणु हैं वसीय अम्लों के।
ये एक ग्लिसरॉल से क्रिया करके देखिए ट्राई एस्टर बनाते हैं। इस ट्राई एस्टर को तेल या वसा कहते हैं। इस प्रकार से जो ट्राई एस्टर होते हैं उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसरीन के साथ बने हुए उनको हम तेल या वसा कहते हैं। वसा उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बने ऐसे ट्राई एस्टरों को जिनमें संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, जिनमें सैचुरेशन, जिनकी कार्बन की जो संख्या है सैचुरेशन ज़्यादा हो, ऐसे जो ग्लिसराइड ट्राई एस्टर होते हैं उनको वसा कहते हैं। साधारण ताप पर ठोस होते हैं और इनका गलनांक सामान्यतः 20 डिग्री से कम होता है। देखिए ये ग्लिसरॉल है और ये एक वसीय अम्ल है जिसका नाम पामिटिक एसिड है। ये ग्लिसरॉल से क्रिया करके ग्लिसरील ट्राइपामिटेट अर्थात ट्राइपामिटीन भी इसे कहते हैं बना लेती है। एक प्रकार का वसा है ना। इसी प्रकार 3 अणु स्टीयरिक एसिड से ग्लिसरॉल से स्टीयरिक एसिड जो है ये भी एक वसीय अम्ल है, इसकी क्रिया करते हैं तो ये भी ट्राई स्टीयरीन बना लेती है। तो इस प्रकार का ये ट्राई इसे पामिटीन और ये स्टीयरीन, इन दोनों को हम सिंपल में पामिटीन भी कह सकते हैं, स्टीयरीन भी। तो इस प्रकार से पामिटीन और स्टीयरीन ये 2 वसा हैं। तेल उच्च वसीय, ये समझना कि जो ये वसा होते हैं उनमें जो ये कार्बन चैन होती है, जो वसीय अम्लों में जो कार्बन चैन होती है बहुत बड़ी, इसमें सैचुरेशन अर्थात संतृप्तता ज़्यादा होती है, असंतृप्तता कम होती है। इस कारण ये ठोस होते हैं साधारण ताप पर। इनका जो क्वथनांक है 20 से कम रहता है। अब तेल जो होते हैं उच्च वसीय अम्लों के साथ ग्लिसरॉल द्वारा बनाए गए ऐसे ट्राइएस्टर जिनमें असंतृप्त वसीय अम्लों की अधिकता होती है। जब जो इनकी जो ये कार्बन चैन है इसमें अनसैचुरेशन ज़्यादा है, सैचुरेशन कम है, असंतृप्तता ज़्यादा है और संतृप्तता कम है, जिसके कारण ये द्रव होते हैं साधारण ताप पर, इसलिए तेल कहलाए जाते हैं। और इनका गलनांक 20 से कम होता है, उनका 20 से अधिक होता है वसाओं का, इनका 20 से कम होता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के ये ओलिक एसिड ने जो है ओलिन नाम का तेल बनाया है ग्लिसरीन से क्रिया करके, और इसी प्रकार लिलोनिन नामक एसिड ने जो है लिलोनिक नामक एसिड ने ग्लिसरीन से क्रिया करके लिलोनिन नामक जो है वो तेल बनाया है। तेलों का कठोरीकरण, हार्डनिंग ऑफ ऑयल। जब किसी उचित ठोस की उपस्थिति में तेलों का अपचयन करके वे ठोस वसाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को तेलों का कठोरीकरण कहते हैं। कठोरीकरण का मतलब हुआ द्रव तेलों को ठोस वसाओं में बदलना। द्रव तेलों को ठोस वसाओं में बदलने की जो प्रक्रिया है वो तेलों का कठोरीकरण है। इसे तेलों का अपचयन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। साबुनीकरण, ये देखिए ये ओलिन तेल है, जब इसका निकल के अपचयन करते हैं तो स्टायरीन नामक ठोस वसा में बदल जाता है, तो इसे ओलिन का हम कठोरीकरण कहेंगे। ओलिन तेल का स्टीयरीन नामक वसा में बदल जाने की जो प्रक्रिया है ये ओलिन का कठोरीकरण कहलाती है। साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन, तेलों और वसाओं का अक्षार्य जल अपघटन करने पर अर्थात KOH के साथ या NOH के साथ जल अपघटन करने पर वसीय अम्लों के लवण प्राप्त होते हैं। जब तेलों और वसाओं का हम अक्षार्य जल अपघटन करते हैं तो जो लवण प्राप्त होते हैं उन्हें हम साबुन कहते हैं। ठीक है ना। और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जब हम तेलों का और वसाओं का किसी क्षार के द्वारा जल अपघटन करते हैं तो कुछ लवण प्राप्त होते हैं, क्षारों जो लवण प्राप्त होंगे उन्हें साबुन कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। देखिए ये स्टीयरीन नामक वसा है, जब इसका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल अपघटन किया गया तो ग्लिसरीन अलग निकल गई और देखें सोडियम स्टीयरिक नाम का एक लवण बना जिसको हमने साबुन कहते हैं, जो साबुन होता है ना। साबुनीकरण मान, साबुनीकरण मान यह किसी तेल या वसा की 1 ग्राम मात्रा का अक्षार्य अपघटन करने के लिए KOH की मिलीग्राम में आवश्यक मात्रा को तेल या वसा का साबुनीकरण मान कहते हैं। 1 ग्राम तेल या वसा को साबुन में बदलने के लिए, सीधी सी बात है, 1 ग्राम तेल या वसा को साबुन में बदलने के लिए जितने मिलीग्राम KOH की आवश्यकता पड़ती है वो उस तेल या वसा का साबुनीकरण मान कहलाता है। तो इसका सूत्र इस तरह से निकाला गया है और कुल मिला के ऐसा है किसी तेल या वसा का साबुनीकरण मान बराबर
1,68,000 बटे तेल या वसा का अणुभार। सीधे यहाँ पे हम तेल या वसा का अणुभार इस फार्मूले में रख देंगे, उसका साबुनीकरण मान आ जाएगा। साबुन निर्माण। वसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों को नरम या मृदु साबुन, जबकि सोडियम लवणों को कठोर साबुन कहते हैं। नरम साबुन बनाने के लिए तेल या वसा का केवच द्वारा साबुनीकरण करते हैं और कठोर साबुन बनाने के लिए NH द्वारा साबुनीकरण करते हैं। साबुन बनाने के लिए तेल या वसा का गर्म व बड़े लोहे के पात्र में अक्षार के घोल द्वारा साबुनीकरण करते हैं। साबुनीकरण की क्रिया पूर्ण होने पर पात्र को ठंडा करते हैं। नमक का संतृप्त विलयन घोल डालकर ठंडा होने पर साबुन नमक के ऊपर दही के रूप में तैरता रहता है और ग्लिसरॉल नमक में घुल जाता है। इस प्रकार नमक के घोल द्वारा साबुन को पृथक करने की प्रक्रिया को हम लवणीकरण कहते हैं, है ना। जब हम नमक डालते हैं तो उसमें जो है नमक द्वारा वो अलग हो जाता है, इसे लवणीकरण कहते हैं। तो नमक मिश्रित ग्लिसरीन के घोल को स्पेंट लाई कहते हैं। साबुन को स्पेंट लाई से पृथक करके पानी में घोल लिया जाता है और इसमें क्षार मिलाकर उबालते हैं, जिससे साबुन में उपस्थित वसा का साबुन में साबुनीकरण हो जाता है। इसमें फिर नमक का संतृप्त घोल मिलाकर साबुन पृथक कर लेते हैं। साबुन को पानी से धोकर नमक व क्षार रहित करते हैं तथा सुगंधित पदार्थ मिलाकर आवश्यकता अनुसार सांसों में डालकर ठंडा करते हैं। इस प्रकार नमक, तेल व क्षार रहित शुद्ध साबुन प्राप्त होता है। यही सस्ती और औद्योगिक विधि है साबुन बनाने की। डिटर्जेंट। उच्च कार्बन श्रृंखला वाले एल्किल सल्फोनिक अम्लों या एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को डिटर्जेंट कहते हैं, जैसे सोडियम लोरिल सल्फेट या सोडियम लोरिल बेंजीन सल्फोनेट। ये देखिए, ये भी डिटर्जेंट सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम लोरिल बेंजीन सल्फेट। साबुन की अपेक्षा डिटर्जेंट के धोने व साफ करने के गुण अच्छे होते हैं। ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई अविलेय यौगिक नहीं बनाते हैं, जिससे कठोर जल में भी सुगमता से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इनका विलयन उदासीन होने के कारण ये ऊनी वस्त्रों के साथ भी प्रयोग किए जा सकते हैं। सोडियम लोरिल सल्फेट सबसे साधारण डिटर्जेंट है। इसे प्राप्त करने के लिए लोरिल एल्कोहल का H2SO4 द्वारा सल्फोनीकरण करके लोरिल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त करते हैं, जो NOH के साथ उदासीन करने पर सोडियम लोरिल सल्फेट देता है। देखिए, ये लोरिल एल्कोहल है, इसका H2SO4 से क्रिया कराने के बाद लोरिल सल्फोनिक अम्ल बनाया। फिर लोरिल सल्फोनिक अम्ल के NOH के साथ क्रिया करा के ये हमने सोडियम लोरिल सल्फेट नाम का डिटर्जेंट बना लिया। दूसरा डिटर्जेंट सोडियम सिटाइल सल्फेट नाम डिटर्जेंट निम्न प्रकार करते हैं। सिटाइल एल्कोहल को H2SO4 से, ये सिटाइल एल्कोहल है, बिल्कुल वैसे ही ये सिटाइल सल्फोनिक अम्ल बन गया। फिर सिटाइल सल्फोनिक अम्ल से क्रिया सिटाइल सोडियम सिटाइल सल्फेट बन गया, डिटर्जेंट रहता है। विस्फोटक, एक्सप्लोसिव्स, ठीक है, वे पदार्थ जो ताप, घर्षण या प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर अत्यधिक मात्रा में तीव्र विस्फोटन के साथ ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, विस्फोटक कहलाते हैं, जैसे TNT, RDX तथा डायनामाइट आदि। नंबर 1 TNT, इसका फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटोलिन। यह एक स्थायी उच्च विस्फोटक है। TNT का विस्फोटन कराने के लिए इसके साथ एक डेटोनेटर नामक प्राथमिक विस्फोटक का प्रयोग करते हैं। टोल्यूइन का सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 द्वारा नाइट्रीकरण करने पर TNT द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है, जिसको ठंडे पानी की सहायता से ठंडा करने पर TNT क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। देखिए, ये जो है टोलिन है, इसका सांद्र HNO3 का के द्वारा नाइट्रीकरण कराया, ये H2SO4 की उपस्थिति में ट्राइनाइट्रोटोलिन बन गई, ठीक है ना। अब ट्राइनाइट्रोटोलिन को जो है क्रिस्टल बना लिया, फिर जो विस्फोट के साथ ये बहुत बम की तरह फटता है। इसका प्रयोग बम, हथगोलों तथा अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमेटोल नामक विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। नंबर 2 RDX, इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। इसे साइक्लोनाइट भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम साइक्लोमेथ्रिन ट्राइनाइट्रोएमीन है।
यह हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन की सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन की सांद्र HNO3 से क्रिया करने के बाद जो है ये साइक्लोनाइट्रिन बन गया है, अर्थात है ना, साइक्लोनाइट्रिन बनने से RDX कहते हैं, जो विस्फोटन के बाद बहुत तेज फटता है, डायनामाइट। यह मुख्य रूप से ग्लिसरोल ट्राइनाइट्रेट अर्थात ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, इसमें मुख्य रूप से ग्लिसरोल ट्राइनाइट्रेट अर्थात ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG होता है। ग्लिसरोल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में द्वारा नाइट्रीकरण करने पर TNG प्राप्त होता है। देखिए, ग्लिसरोल का HNO3 के साथ क्रिया करने पर ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त होगी। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जिसे हम TNG कहते हैं। TNG एक रंगीन पीले द्रव है जो जल में अविलेय होता है। इसके लकड़ी के बुरादे पर अवशोषित करके उसमें अमोनियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट मिलाकर ठोस बना लेते हैं। इस प्रकार लकड़ी के बुरादे पर अवशोषित TNG को हम TNG NH4 या के मिश्र ठोस को हम डायनामाइट कहते हैं, जो बहुत तेजी से फटता है। ठीक है ना, इस प्रकार से विस्फोटक भी हो गया है। ठीक है।